डोनाल्ड ट्रंप का जो रिजल्ट आ गया था आज से 2 महीने पहले, उसी समय से मरना शुरू हुआ तो डीप स्टेट अंतिम सांसें गिन रहा है आज की तारीख में। तो वो इटालियन ईसाइन, इसका इस देश से कोई लेना देना नहीं था, ब्याह के चली आई राजीव गांधी के साथ, और ब्याहने के बाद 18 साल तक उसने भारत की नागरिकता नहीं ली। गद्दार कांग्रेस, वो दगाबाज कांग्रेस, वो अंग्रेजों की गुलाम कांग्रेस, उसकी नेता से हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो हिंदुस्तानियों को आज भी इसी घृणा की निगाह से देखती होगी। तो इनका मैंने कहा ना कि जूते के फीते बांधने से लेकर और इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो जिस तरह से इनको नरेंद्र मोदी ने बर्दाश्त हुआ क्योंकि वो पिछड़ी जात के हैं, निचली जात के हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, प्रधानमंत्री पारंपरिक तौर पर जब संसद के सत्र की शुरुआत में आते हैं तो मीडिया को संबोधित करते हैं, ये परंपरा रही हुई है पार्लियामेंट के बाहर से। तो आज भी वो हुआ, लेकिन आज उन्होंने जो पिन पॉइंट मारा वो ये था कि याद दिलाया मीडिया को, ताकि मीडिया ये भूलने ना पाए। हम सब ने देखा है कि कोई भी सत्र ऐसा नहीं हुआ पिछले 10 साल में जिसमें विदेशी एजेंडा जॉर्ज सोरोस के माध्यम से, चाहे वो राफेल का मामला हो, पेगासस का मामला हो, हिंडनबर्ग का मामला हो, ना जाने ऐसा कैसा हुआ इस संसद सत्र के दौरान ही केजरी का जो शराब माफिया टकला है, वो उसे धरती का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री बनाने का खेल भी ऐसे ही शुरू हुआ था। आज प्रधानमंत्री ने जब इशारा किया तो लगा क्या ये सामान्य बात कह रहे हैं क्या? पहली बार ऐसा हुआ इसलिए क्या कि सिर्फ सोरोस की दुकान बंद हो गई और हिंडनबर्ग की दुकान बंद हुई और सोरोस का धंधा बंद हुआ, लेकिन इटालियन महिला ने आज कांड कर दिया। इस दोनों वीडियो को जरा देखिए। कमाल की बात मुझे ये लगी कि किसी पत्रकार ने सोनिया गांधी से कोई सवाल नहीं किया, राहुल गांधी से कोई सवाल नहीं किया, राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू के बारे में, उनके अभिभाषण के बारे में। ये माँ बेटा आपस में ही बात करने लगे मीडिया के कैमरों पर, साजिशन। जरा देखिएगा इसे। आवाज थोड़ी कम है लेकिन चूंकि एकदम साजिशन प्लानिंग को देखिए। देखिए ये बेटी को देखिए, जैसे घर में बात होती है इनकी आपस में। Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रही है तो क्या करें? आ रही अब देखिए यहां पर साफ है कि पत्रकारों ने इन लोगों से कोई सवाल नहीं किया है। आपस में ये बात करें, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे कि नहीं कोई कमेंट्स नहीं करना है, मतलब अंग्रेजी में बातचीत उन लोगों की हो रही है। कह रहा वो सी इज पुअर लेडी। ये दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के राष्ट्रपति के लिए कहा जा रहा है। उसके साथ ही जरा इस चीज को हम पहले प्रधानमंत्री को तो आप दोनों को क्लब करना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये पहली बार हुआ है कि विदेशी एजेंडा नहीं हुआ, लेकिन विदेशी महिला ने तो खेल कर ही दिया। जरा पीएम को सुनिए। तो आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ऑडियो थोड़ी कम है। लोगों ने वीडियो आज टेलीविजन चैनलों पे चला, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 10 साल में पहला वक्त है जो विदेशी चिंगारी संसद सत्र के शुरू होने से पहले नहीं फेंकी गई और इसको हवा देने वालों की संख्या भी कम नहीं है। लेकिन विदेशी महिला ने उस चिंगारी का तो काम कर ही दिया।
पहले जरा मनीष जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर जरा बात हो जाए, थोड़ी बहुत जल्दी करूंगा कि मैं आज दंग था मनीष जी, कि हम लोग जो अक्सर कहते हैं, जो लोगों को बड़ी शिकायत रहती है कि मोदी बिल्कुल छोड़े हुए हैं, कोई ध्यान नहीं रखे हैं, उनकी निगाह नहीं है, कैसे हो गया, मतलब एक तरह से लापरवाह बताते हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये पहला सत्र है, और जरा कहा मीडिया को विशेष रूप से उन्होंने इंगित करके कहा कि मैं जरा मीडिया इस पर ध्यान दे कि जब 2014 से जब मैंने पहला बजट पारित किया था, तब से लेकर अब तक ये पहला बजट है जिसमें कोई विदेश से जन्मी हुई साजिश, उन्होंने विदेश का विशेष करके नाम लिया कि विदेश से उठी हुई कोई चिंगारी जिसको हवा देने वाले हिंदुस्तान में बैठे हैं, ये भी उन्होंने बताया। अधेड़ अधेड़ सबको लपेटा उन्होंने कि उस जिसको हवा देने वाले बैठे हैं हिंदुस्तान में, वैसी कोई चिंगारी ये पहला बजट है कि बजट से पहले नहीं आई। तो ये जरा समझ लीजिए कि 10 साल तक बजट को कैसे रोकने के लिए, बजट को खड़बंडल करने के लिए लगातार जो काम हो रहा था, और जिसको आज तक किसी मीडिया के घराने ने चिन्हित ही नहीं किया, उसको पकड़ा ही नहीं किसी पत्रकार ने, और वो बात नरेंद्र मोदी के दिमाग में थी, और आज उन्होंने कही जब वो अब की कोई चिंगारी नहीं आई। और इस उनके कहने के बड़े मतलब है मनीष जी कि पहले तो वो जो अमेरिका में जो अकाल मौत मरा है डीप स्टेट, जरा प्रधानमंत्री जिस समय कह रहे थे उनके चेहरे पर मुस्कान थी। तो आप खुद सोचिए कि जो बात देश का प्रधानमंत्री आकर सार्वजनिक रूप से कह रहा है, तो आखिर ऐसा कौन सा बड़ा, ये तो सुधरे नहीं जो जो उस चिंगारी को जो हवा देते हैं, ये तो पंखा अंखा लेके आ बैठे थे, चिंगारी हवा देना उसको शुरू करें, ये तो नौकरी कर रहे हैं उस डीप स्टेट की। लेकिन अब की चिंगारी आ ही नहीं पाई। तो वो आप 20 जनवरी के डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से मत जोड़िए उसको। डोनाल्ड ट्रंप का जो रिजल्ट आ गया था आज से 2 महीने पहले, उसी समय से मरना शुरू हुआ, तो डीप स्टेट अंतिम सांसें गिन रहा है आज की तारीख में। तो वो डीप स्टेट के ही द्वारा प्रायोजित होता था, अब की वो नहीं हो पाया। तो ये पहला बजट है भारत का, और इसका अच्छा संकेत है। देखिए अब कल कैसा बजट आता है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। आज की जो महत्वपूर्ण घटना है मनीष जी, वो है सोनिया गांधी की बेहद अपमानजनक टिप्पणी द्रौपदी मुर्मू के लिए। और द्रौपदी मुर्मू को आप एक कोई व्यक्ति मत मानिए, एक संस्था मत मानिए, वो कोई अकेली महिला नहीं है। द्रौपदी मुर्मू इस देश की प्रथम नागरिक हैं, द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्राध्यक्ष हैं, और द्रौपदी मुर्मू का मतलब है इस 140 करोड़ जो लोग हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करती हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के प्रति कैसी भी अच्छी या बुरी जो टिप्पणी होती है, वो 140 करोड़ भारतीयों के लिए होती है। द्रौपदी मुर्मू अगर व्यक्तिगत बात करिए तो वो फिर एक वो राष्ट्रपति नहीं कहलाएंगी, फिर वो सामान्य नागरिक है इस देश की। लेकिन क्योंकि वो राष्ट्रपति के पद पर बैठी है, और मैंने कहा ना प्रथम नागरिक, तो एक तरह से द्रौपदी मुर्मू पर जो टिप्पणी की है सोनिया गांधी ने, वो 140 करोड़ लोग भारतीयों का अपमान किया। लोग कह रहे आदिवासी, प्रधानमंत्री ने भी कहा आदिवासी से भी नहीं जोड़ रहा मैं, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। तो ये तो पहले तो सोनिया गांधी ने ये अपमान किया है हमारे पूरे देश का, जो इस देश में रहते हैं या इस देश के जो नागरिक है बाहर रहते हैं, उन सबको इसने आज लपेटा है, और बहुत बुरी तरह से औकात बताते हुए लपेटा है कि तुम्हारी औकात और मेरी निगाह में कुछ है ही नहीं। लेकिन ये आई स्थिति क्यों, इसके लिए जरा मनीष जी मैं आज से समझिए करीब करीब 139 साल पीछे ले जाऊंगा। अभी इन्होंने बड़ा जश्न मनाया था ना साल दिसंबर में कि हमारा स्थापना दिवस है, कि आज मैं जरा याद दिलाऊंगा दर्शकों को कि 28 दिसंबर 1885, और जिस समय ये बंबई में इसका मंच सजा, कांग्रेस की स्थापना कर रहा था अंग्रेजों का दलाल, अंग्रेजों की गुप्तचर सेना का अधिकारी, जो बाद में आगे जो रिटायरमेंट देकर आ गया कि उसको कांग्रेस की स्थापना करनी है। तो 28 दिसंबर 1885 को जब शाम को 4-5 बजे वो स्थापना के मंच पे आया, और जब कांग्रेस की स्थापना हो गई उस मंच से, तो उसने पहला संदेश क्या दिया था कांग्रेसियों को, जरा ये सुनिए। मैं ये सोनिया गांधी के आज के बयान से जोड़िएगा, मैंने निकाल के रखा है मनीष जी, और 1 मिनट रुकिए। सोनिया गांधी की जो है 28 दिसंबर कांग्रेस के संस्थापक ने कांग्रेस की स्थापना के वक्त जो कहा था, उसको जरा ध्यान से सुनिए कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना जिस मंच से हुई थी, उसी मंच से एओ ह्यूम ने वहां उपस्थित उन लोगों से जो उस दिन नए और पहले कांग्रेसी बने थे, जो फाउंडर मेंबर हुए थे उस समय कांग्रेस के, उनसे एओ ह्यूम कह क्या रहा था
मैंने उनसे कहा था कि मैं प्रस्ताव करता हूं, ये एओ ह्यूम के शब्द हैं और मैं बताऊंगा ये लिखे कहां पे हैं, कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि केवल 3 बार नहीं बल्कि 3 का तिगुना और हो सके तो उसके भी 3 गुने चेयर्स उस महामहिमामयी महारानी विक्टोरिया के लिए दिए जाएं, जिस महारानी विक्टोरिया के जूतों के फीते खोलने योग्य भी तुम खुद को नहीं समझते हो। ये कांग्रेस के जो जब स्थापना हुई तो उसका संस्थापक जो उस दिन संस्थापक सदस्य बन रहे थे, उनको ये संदेश दे रहा था वो मंच से कि तुम लोग उस महिमामयी महारानी विक्टोरिया के लिए 3 चेयर्स या उसके भी 3 गुने या उसके भी 3 गुने के 3 गुने बार 3 चेयर्स करो, जिससे जो है जिसके तुम अपने आप को तुम जिसके जूते के फीते खोलने योग्य तुम नहीं समझते। ये हिंदुस्तानियों की कदर थी। और जो उस दिन पहले कांग्रेसी बने थे उनकी औकात वो बता रहा था कि तुमने कांग्रेस हम बन रही है लेकिन तुमको जो है तुम किस लायक हो, तुम अपनी औकात समझ लो। और मनीष जी उसके बाद की जो अगली लाइन है कि फीते खोलने योग्य भी तुम खुद को नहीं समझते हो। ह्यूम के इस ऐलान के बाद कांग्रेसी पूरे जोश खरोश से महारानी विक्टोरिया के जयकारे लगाने में जुट गए थे और वो हाल पूरा गूंजने लगा था 3 चेयर्स फॉर विक्टोरिया के नारों से। तो यहां से कांग्रेस की शुरुआत हुई थी 28 दिसंबर 1885। तो गुलामी एक तरह से हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाकर रखने की, और कितना घृणित, मतलब गुलामी का भी घृणित स्तर कि वो जूते के फीते खोलने योग्य भी उनको नहीं समझ रहा था। और वो एवं किसी बाहर चौराहे तो नहीं कह रहा था, वो जो वहां कांग्रेसी जाकर बने थे। तो इनके कांग्रेसियों के डीएनए में है ये कि हिंदुस्तानियों को बड़ी घृणित निगाहों से देखो और इतनी गिरी हुई निगाह से देखो। तो उसका वो जो आज सोनिया गांधी ने टिप्पणी की है, तो वो इटालियन ईसाइन जिसका इस देश से कोई लेना देना नहीं था, ब्याह के चली आई राजीव गांधी के साथ, और ब्याहने के बाद 18 साल तक उसने भारत की नागरिकता नहीं ली। और राजीव गांधी को जो प्रधानमंत्री बनना था 1984 में, उससे साल भर पहले उसने 1983 में नागरिकता ली। उससे पहले वो इटालियन बनी हुई थी। भारत की जब 1971 में लड़ाई हुई तो भाग गई इटली और राजीव गांधी को लेकर भागी थी। उसके बाद जब 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी तो उसको लगा कहीं जेल न भेज दी जाऊं, तो भागकर इटालियन दूतावास में इसने शरण ले ली थी। तो इस कदर विदेशी, जिसके रग रग में विदेशी है, और मैंने कहा ना वो कांग्रेसी डीएनए आ गया इसके अंदर, तो हिंदुस्तानी को क्या समझती है। तो इसने आज द्रौपदी मुर्मू को अपमानित किया। इसने कहा है कि टायर्ड पुअर लेडी, इसने ये शब्द इस्तेमाल किया उनके लिए कि थकी हुई गरीब महिला। अब मैं पुअर को जरा दर्शकों को कहूंगा, आप लोग बड़ा आसान है, गूगल ट्रांसलेशन करके देख लीजिएगा। कुछ खलियर लथियर लिख रहे थे कि पुअर तो एकदम बिल्कुल संवेदना शब्द है, कुछ ऐसा चीज नहीं है जो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इन खलियर के बाद में थोड़ी अंग्रेजी बनाई जो खलियर समझा रहे हैं देश को। मैंने कहा ना कि गूगल ट्रांसलेशन खोल कर देख लीजिए, पुअर के 2 शब्द हैं। पुअर में एक तो है गरीब और दूसरा है घटिया। तो उसने टायर्ड पुअर लेडी जब कहा तो उसने टायर्ड घटिया महिला कहा या टायर्ड गरीब महिला कहा, ये तो सोनिया गांधी जानती होगी, लेकिन इसके अर्थ 2 ही होते हैं पुअर लेडी के, या तो गरीब महिला या घटिया महिला। तो इसके मन में कितना जहर भरा ये यही जानती होगी। लेकिन आज इसने इस बात को कहकर अपमानित जो किया है द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से 140 करोड़ जनता को, तो इसको माफी मांगनी चाहिए मनीष जी। और मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट के अंदर जो है प्रधानमंत्री इस चीज को इतने हल्के में इनको छोड़ देंगे और ये बिल्कुल जैसा मामला है वो निपट जाएगा ये। अब वो देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आज जो है, प्रधानमंत्री दिल्ली में चुनावी सभा में थे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं फिर पीएम के बाद? अभी मनीष जी प्रधानमंत्री भी हम लोग आते हैं, जरा इसको बता दूं, इसकी खाल उधेड़ दूं, क्योंकि इसने आज बनने का, इसने मुझको भी अपमानित किया है जब इसने राष्ट्रपति को गाली दिया है, आपको भी अपमानित किया, हमको भी किया है, हमारे जो दर्शक बैठे हैं उनको अपमानित किया। इसने 140 करोड़ लोगों को गाली दी है। ये इसने केवल द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं किया है। और जरा इनके, मैंने कहा ना, ये तो मैंने आपको शुरुआत बताई कि ये कि हिंदुस्तानियों को उस महाराज अंग्रेजों के जूते के फीते खोलने योग्य नहीं समझते थे। और जो आजादी हमको मिली है, 7 लाख लोगों का बलिदान है, बाकायदे दस्तावेजी, कि 1857 से और 1947-90 साल में 7 लाख लोगों को या तो गोली मार दी गई या फांसी पे चढ़ा दिया गया या काला पानी भेजा, वहां मर गए। तो इस तरह से जो सर्वोच्च बलिदानी इस आजादी के थे, उनके बलिदान के बाद 1947 को हमको आजादी मिली थी। लेकिन कांग्रेसियों का उस आजादी से कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेसियों के 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी दौर में, अभी मैं इनके किस्से बताता हूं
कि 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी दौर में वो सर की उपाधि उस महारानी के चरणों में झुककर वो उसके कंधे पे जब तलवार रखती थी, तो वो मनीष जी सर की उपाधि तो लोगों ने बहुत सुनी होगी, लेकिन सर की उपाधि दी किस कीमत पे जाती है कि आप अपने सर झुका देते हैं, कमर से पूरा आधा आप झुक जाते हैं, और आप जो ब्रिटिश साम्राज्य है और वो जो राजा है उसके प्रति आजीवन वफादार रहने की कसम खाते हैं। और जब आप वो कसम खा लेते हैं तो वो आपके कंधे पे तलवार रखता है और आपको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। और कांग्रेस के एक नहीं, कांग्रेस के 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने सर की उपाधि ली थी उन बेशर्मों ने। तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार रहने की कसमें खा रहे थे जब हिंदुस्तानी 7 लाख हिंदुस्तानी अपने प्राणों का बलिदान कर रहे थे। तो उस गद्दार कांग्रेस, वो दगाबाज कांग्रेस, वो अंग्रेजों की गुलाम कांग्रेस, उसकी नेता से हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो हिंदुस्तानियों को आज भी इसी घृणा की निगाह से देखती होगी। और एक बता दूं, मतलब एक आखिरी बता देता हूं ताकि पता चले लोगों को कि ये जो घिनौनी टिप्पणी निकली है सोनिया गांधी के मुंह से, इस घिनौनी टिप्पणी के पीछे बड़ा घृणा का जहर भरा हुआ है। मनीष जी, जिस समय मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा हुई और उसके बाद अंग्रेजों ने फांसी दे दी, तो उसके बाद एक शोक सभा आयोजित हुई इंडिया हाउस में, वहां इंग्लैंड में बना हुआ था उस समय, और उसके संस्थापकों में से वीर सावरकर हैं। तो इंडिया हाउस में जो सभा हुई, शोक सभा कोई मदन लाल ढींगरा के लिए नहीं हुई, इसको जरा दर्शक समझे हैं। वो जो शोक सभा के नाम से बुलाई गई सभा, उसमें मदन लाल ढींगरा की निंदा के लिए बुलाई गई, उनको फांसी देने के 3 दिन बाद। और उसमें विपिन चंद्र पाल, जिसको हमारे यहाँ इतिहास में ऐसा पढ़ाया जाता है कि उससे बड़ा कोई राष्ट्रवादी था ही नहीं, और उसने सब कुछ तनमन कर दिया। विपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष था, और ये दोनों लोग उस भाड़ सभा में इकट्ठे हुए थे कि मदन लाल ढींगरा की निंदा करना और उस करजन वायली जिसको मारा था उसके जयगान करना, उसका जय जयकारा लगाना। और उसी सभा में, क्योंकि इंडिया हाउस के तो संस्थापक मेंबरों में थे, तो वीर सावरकर भी उपस्थित थे। और उसके बाद जब इन सब ने चाटुकारिता के भाषण, अंग्रेजों की गुलामी के भाषण इन्होंने खूब पढ़े और मदन लाल ढींगरा को भर भर गाली दी, इस सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल। और उस मीटिंग का ऑर्गेनाइजर कौन था? उस मीटिंग का ऑर्गेनाइजर था आगा खान, जो बाद में मुस्लिम लीग का फाइनेंसर। वो उस मीटिंग को उसने बुलाया था, उसका संयोजक था। इन लोगों ने जब भर भर गाली दी, और उसके बाद जब मदन लाल ढींगरा का लिखित में प्रस्ताव इन्होंने पारित किया निंदा का, और जैसे ही इन कांग्रेसी बेशर्मों ने वहां पर कहा कि मदन लाल ढींगरा की निंदा का हम प्रस्ताव पारित करते हैं सर्वसम्मति से, तो उस भरी मीटिंग के अंदर ये कांग्रेसियों को आग लगेगी मनीष जी। उस पूरी भरी मीटिंग के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने कहा था, नहीं, ये सर्वसम्मति नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं और कतई मदन लाल ढींगरा के निंदा का प्रस्ताव नहीं पास होगा। उस आदमी का नाम था वीर सावरकर। और आपको बता दूं, उसी समय एक बगल में बैठा था कांग्रेसी, उसने अपना डंडा खींच के मार दिया था सावरकर के सर पर, तो सावरकर का सर फट गया था, खून से लाल हो गए थे वो। लेकिन वो खड़े रहे, और सावरकर का जो साथी था उनके साथ, उसके पास पिस्टल थी और उसने पिस्टल निकाल भी ली थी, लेकिन सावरकर ने कहा कि इसको रखो, ये इस जैसे कीड़े मकोड़ों के इस्तेमाल के लिए नहीं है। लेकिन सावरकर के उन तेवरों की वजह से वो निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। मदन लाल ढींगरा जो अमर क्रांतिकारी हैं भारत के, उन्होंने इंग्लैंड के अंदर मारा था उसको। तो ये कांग्रेसियों का ये इतिहास इतना गदगलीज, इतना घिनौना, इतना जलील इतिहास है कि उससे इसी तरह के मलवा निकलेगा, इसी तरह के मलमूत्र निकलेगा जैसा आज सोनिया गांधी के मुंह से निकला है, क्योंकि इनके मन में जहर भरा हुआ है कांग्रेस भारतीयों के प्रति और भारतीयों के गुलामी के प्रति। और मनीष जी, ये जो अंग्रेजों ने शासन किया हमारे ऊपर, तो उसमें तो अंग्रेजों का एक कानून था जो हर बच्चा परिचित होगा कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये अपने होटलों में, अपने रेस्टोरेंट में जहां अंग्रेज इकट्ठा होते थे, तो वहां वो लिखते थे कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो वही मानसिकता इस सोनिया गांधी के अंदर आज भरी हुई है। इसको आज इसीलिए तो आज ये देश के प्रधानमंत्री को तो पिछले 20 साल से गाली बक रहे हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के, उनको लगातार गाली, और ऐसी भद्दी गालियां, ऐसी अश्लील गालियां। वो अधेड़ घूमा करता है 55 साल का, जिसको जो नौजवानी दिखाने के चक्कर में घूमे, औरतों की तरफ बॉडी कसी पहने रहता है टी शर्ट, वो तो अबे तबे पे आ गया कि डंडे से मारा जाएगा, ये इस तरह की बातें करता है। और आज उसकी माँ
तो इनका मैंने कहा ना कि जूते के फीते बांधने से लेकर और इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो जिस तरह से इनको नरेंद्र मोदी ने बर्दाश्त हुआ क्योंकि वो पिछड़ी जात के हैं, निचली जात के हैं, उसी तरह से इनको द्रौपदी मुर्मू नहीं बर्दाश्त हो रही। ये महिला यहाँ कैसे बैठी, ये तो इनका ये इनकी राजसी सोच थी कि इस पर तो राजा महाराजा बैठेगा, राजा महाराजा इनके तलुए चाटा करेंगे। और जरा आज नंगाई करूं इनको कि इनको राजा महाराजा कितने प्यारे थे, और इनके बाप दादों को कि इंदिरा गांधी और राजा दिनेश सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के, इनके किस्से बहुत मशहूर हैं, बड़े जो है अभी इतिहास की किताबों में चले जाएंगे तो बड़े रंगीन किस्से मिलेंगे राजा दिनेश सिंह और इंदिरा गांधी के। तो ये राजाओं के गुलामों की तरह राजाओं के दोस्ती में रहते थे, तो इनको कैसे बर्दाश्त होता। तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी कलई खोली है, बिल्कुल सही कहा कि शाही परिवार को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अब सुनवाइए जरा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या, मैंने उनका भी वीडियो डाला है, तो उन्होंने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है कि क्या होता है शाही परिवार और कितना घिनौनी सोच होती है शाही परिवार की। बिल्कुल, मतलब ये लोग प्रधानमंत्री तो ठीक है, प्रधानमंत्री तक चुना हुआ प्रतिनिधि है, आप राष्ट्रपति जो संसद के पूरे संयुक्त सत्र से बड़ा होता है, राष्ट्रपति तक को भी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने आज चुनावी सभा में कहा जब संसद में चीज शुरू होगी तो फिर। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया। और अब हम समझे, द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। वो अधेड़ शायद वहां कैबरे डांस देखने गया था संसद के अंदर। वो कैबरे हाउस समझे है कि संसद नहीं, ये कैबरे हाउस है, यहाँ बड़ा एक्साइटिंग कोई डांस होगा। तो उसको राष्ट्रपति का अभिभाषण बड़ा बोरिंग लगा। तो उसके जरा मानसिक स्तर को समझिए कि किस मानसिक स्तर का वो व्यक्ति है। सड़क छाप गुंडे वाली मानसिकता है। ये तो हो सकता है कि अच्छा या बुरा तो हो सकता है मनीष जी कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण से सहमत ना हो और बाहर निकलकर उसकी धज्जियां उड़ा दीजिए कि ये बातें गलत थी, ये बातें गलत थी, ये बातें गलत थी। या अच्छा है तो प्रशंसा करिए, प्रशंसा नहीं करनी है, लेकिन अगर है तो तुमको उसके अंदर आलोचनाएं ढूंढनी चाहिए कि क्या बात गलत कही है, क्या बात सही है। तो क्योंकि गलत कहने की तो इनकी औकात ही नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ बोले तथ्यात्मक बोले हैं, दस्तावेजी सच बोली हैं। तो इसने आकर कहा बोरिंग। तो कोई इससे पूछ लेता कि क्या तुम यहाँ कैबरे डांस देखने आए थे क्या। तो ये है इनकी मानसिकता। और ये कितना मैं कहूँ उलूल जुलूल लोग हैं कि ये देश के विपक्ष का नेता है। तो क्या कहूँ दुर्भाग्य देश का। लेकिन अंत में मनीष जी इस डिबेट के मैं एक बात और जरा दर्शकों को बता दूं। अभी मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं वो मैंने कहाँ पढ़ी हैं ये भी जरा बता दूं आपको कि वो ऐसे आदमी की किताब से है कि इनके बाप नहीं उसको खंडन कर सकते, इनके बाप उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते। और वो किताब उसने 1985 में लिखी थी। 1885 के बाद 1985 में जब कांग्रेस के 100 साल पूरे हुए थे तब उन्होंने किताब लिखी थी। नाम था
कांग्रेस के 100 वर्ष, नाम याद कर लीजिए, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगी। और वो कांग्रेस के 100 वर्ष के लिखने वाला कौन था? कांग्रेस के 100 वर्ष को जिसने लिखा था, उसको काकोरी कांड में जब चंद्रशेखर आजाद के साथ हुआ था, उसमें उनको 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उनका नाम था मनमथनाथ गुप्त। मनमथनाथ गुप्त की किताब कांग्रेस के 100 वर्ष, उसमें इनके ये काले कारनामे लिखे हैं कि किस तरह से एहोम ने जूते खुलवाने की बात कही, या मदन लाल ढींगरा के खिलाफ किस तरह का शोक प्रस्ताव ये लेके आए थे कांग्रेसी। तो कांग्रेसियों की कलई ऐसे आदमी ने अपनी और जिस समय मैंने कहा ना 1885 में, 1985 में जब लिखा, तो सारे कांग्रेसी जिंदा थे। राहुल गांधी का बाप भी जिंदा था और बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसी जिंदा थे। और मनीष जी जरा और एक इनको बताऊं कि कांग्रेसियों को और आग लगेगी कि उस किताब की प्रस्तावना किसने लिखी थी, ये भी जरा कांग्रेसी सुन ले। उस किताब की प्रस्तावना एक कांग्रेसी ने ही लिखी थी और उसने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उस कांग्रेसी का नाम था पंडित कमलापति त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने कहा ना कि कांग्रेस के 100 वर्ष जिसकी प्रस्तावना लिखी थी कमलापति त्रिपाठी ने बड़ी प्रशंसा के साथ, और लेखक थे मनमथनाथ गुप्त, जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बिल्कुल, देखिए शिवाजी एक चीज याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं मुंबई का रहवासी हूँ। ब्रीच कैंडी क्लब वार्डन रोड पे 1990 तक बोर्ड लगा हुआ था कि भारतीयों और कुत्तों को अनुमति नहीं है। देख लीजिए, 1990 तक, मतलब ये सोच थी जैसे 1965-67 तक इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी और लोगों ने धक्के मारकर गिराया 65 युद्ध के बाद, और जब रसिया ने जलील किया तब। तो ये मानसिकता थी और मुझे लग रहा है इसीलिए इस मानसिकता से उबर नहीं पाई। और इस महिला ने जो आज दिखाया है वो साबित कर दिया कि इस महिला की भारत के प्रति, यदि आप भारत के राष्ट्रपति के लिए आप अभिभाषण के बारे में बोल सकते हैं कुछ भी, भारत के राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी, चीज और इस तरह की बातें करते हैं, तो आप समझ में आता है कि भारत के प्रति क्या सम्मान है, फिर इसके बच्चों का इस देश के प्रति क्या सम्मान होगा। भारतीयों सबके प्रति एक ही दृष्टि है इनकी, वो बड़ी घृणास्पद।